वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। दिस इज प्रेरणा सिन्हा। सो आई होप आप लोगों की तैयारी स्टार्ट हो गई होगी फॉर झारखंड पीजीटी एंड बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स में एनरोलमेंट कर लिया होगा। मैं बता दूं फिर से कि इस कोर्स में, ये जो हमारा कोर्स है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड daily 3 to 4 recorded classes. We provide live recordings plus live doubt clearing sessions, and for notes we provide PDFs, and most importantly we are going to give MCQ tests for your benefits, right? MCQ tests are very important and we are providing MCQ tests. So मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो ये कोर्स 21 अगस्त तक आपको 1000% ऑफ में मिल रही है। यानी इस कोर्स का प्राइस 21 अगस्त तक 2999 में आप लोगों को मिल जाएगा। यानी अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं एंड ये कूपन कोड जो कि है ऑफ 1000 यूज करते हैं, देन आपको 1000 रुपी ऑफ मिलेगा एंड ये कोर्स आपको 2999 में मिलने वाली है। एंड आफ्टर 21 ये कोर्स दोबारा से 3999 में इसका प्राइस दोबारा से 3999 हो जाएगा। सो मैं फिर से बता दूं कि जिन्होंने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं करवाया है, सो 21 तक इस कोर्स में एनरोल करवा लीजिए टू गेन दैट ऑफर, राइट? टू जस्ट गेन दिस ऑफर ऑफ 1000 रुपीज ऑफ। एंड ये कोर्स फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि 22 अगस्त से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू रीड इन अ वेरी डेप्थ, राइट? हम लोग बहुत डीपली एंड डेप्थ वे में इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे एंड हमें सक्सेस जरूर मिलेगी, राइट? सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू दैट नंबर विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन। उन्होंने अभी तक लक्ष्य एकेडमी के ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ स्टार्टिंग, कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक करवाया था एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू कवर द क्वेश्चन नंबर 11, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? द कैरेक्टर ऑफ जेकस in As You Like It can be described as, ये जो कैरेक्टर है जेकस का, in As You Like It can be described as, तो As You Like It किसने लिखा था? आप लोगों को पता है, ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। As You Like It विलियम शेक्सपियर ने लिखा था एंड इनमें जो ये कैरेक्टर है जेकस, he is one of the main character, right? He is one of the main कैरेक्टर। याद रखिएगा, जैकस जो है ही इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट। इसका नेचर कैसा था? हम लोग इसे हम लोग जेकस को इस जेकस जो है वो मोस्टली नोन एज मेलनकॉलिक जेकस। याद रखिएगा, ये जो जेकस को हम लोग मेलनकॉली जेकस नाम से जानते हैं इस वर्क में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, यानी कि एज यू लाइक इट में जेकस को मेलनकॉली जेकस नाम से जाना जाता है। एंड जब ड्यूक सीनियर एग्जाइल में थे, यानी कि जब उन्हें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन उन्हें एग्जाइल में भेजा गया था, देन इट वाज जेकस हु वाज विथ हिम, राइट? एंड एज यू लाइक इट का जो एक फेमस स्पीच है जो कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन आर मेरिली प्लेयर्स, ये जेकस ने कहा था। याद रखिएगा, लिख लीजिए, मैंने जो जो कहा है आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि जेकस को हम लोग मेलनकॉली जेकस नाम से जानते हैं एंड ड्यूक सीनियर के साथ ही वाज द वन जो उनके साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में एग्जाइल में था, वो भी उनके साथ में रहता था। एंड जो फेमस स्पीच है दैट इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेरिली प्लेयर्स, ये स्पीच जेकस ने कहा था। सो जेकस को हम लोग मेलनकॉली जेकस नाम से जानते हैं। सो द कैरेक्टर ऑफ जेकस इन एज यू लाइक इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलनकॉलिक, राइट? द आंसर विल बी मेलनकॉलिक। आर्नल्ड्स डैश और सर्च इन पर्शियन हिस्ट्री, आर्नल्ड का ये कौन सा वर्क था जो पर्शियन हिस्ट्री में मतलब डिस्क्राइब किया गया है? पर्शियन हिस्ट्री से थोड़ा बहुत उसके थीम्स को लिया गया है। सो क्या वो शोराब एंड रोहराब था? क्या वो डोवर बीच था? क्या वो सुस्तम एंड रुस्तम था? या फिर वो सोहराब एंड रुस्तम था? तो सोहराब एंड रोहराब ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शंस इजी हैं। सो आंसर्स भी इजी ही मिलेगा, आंसर भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। डोवर बीच ये नहीं है बिकॉज इसमें कोई पर्शियन हिस्ट्री नहीं है। सुस्तम एंड रुस्तम इट इज नॉट अ वर्क ऑफ आर्नल्ड एंड ये किसी का भी वर्क नहीं है, सुस्तम एंड रुस्तम। द आंसर इज सोहराब एंड रुस्तम।
What will be the answer? The answer is सोहराब एंड रुस्तम. ये जो सोहराब एंड रुस्तम है उसमें क्या है? सोहराब एंड रुस्तम इज एन एपिसोड. ठीक है, ये जो है ये एक जस्ट एपिसोड है एंड ये जो है ये एक नरेटिव पोएम. याद रखिएगा, इट इज अ नरेटिव पोएम. ठीक है, विथ स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम्स. मैं लिख देती हूं. with strong tragic themes. याद रखिएगा. एंड ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई थी. इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. याद रखिएगा, मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दे रही हूँ. इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स. एंड इसका डेट क्या था, ये कब लिखा गया था? ये जो वर्क है मैथ्यू आर्नल्ड का सोहराब एंड रुस्तम, इट वॉज रिटन इन 1853. कब लिखा गया था ये? 1853 में. एंड ये पर्शियन हिस्ट्री, बहुत हद तक पर्शियन हिस्ट्री से इनका वर्क, इनका जो थीम है वो पर्शियन हिस्ट्री में लिया गया. तो आर्नल्ड का जो सोहराब एंड रुस्तम है, अशर्स इन पर्शियन हिस्ट्री, इट इज अ नैरेटिव पोएम विद स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक थीम्स एंड इट वाज रिटन इन 1853 इन ब्लैंक वर्ड्स. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में. दैट इज Dash brought up Jane Fairfax and looked after her education in Emma. अगर आप एमा पढ़ेंगे, एमा किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने. एमा लिखा था जेन ऑस्टिन ने. तो ये जो है एमा में एक कैरेक्टर है जेन फेयरफैक्स. ठीक है, तो ये जेन फेयरफैक्स है ना, ये एक ऑर्फन लड़की रहती है. आप लोग याद रखिएगा कि ये एक ऑर्फन रहती है एंड इसे किसने इसके ऊपर लुक आफ्टर किया था? कौन थे वो जिन्होंने जेन फेयरफैक्स के ऊपर, मतलब उसको, उसके एजुकेशन को देखा था? क्या वो मिस बेट्स थी? क्या वो कर्नल कैम्पबेल थे? या फिर वो मिसेस बेट्स थी? एंड या फिर वो मिस्टर वुडहाउस थे? सो आंसर होगा कर्नल कैम्पबेल. ठीक है, कर्नल कैम्पबेल brought up Jane Fairfax and looked after her education in Emma. मैं बता दूं कि ये जो जेन फेयरफैक्स है ये ना एमा की ही एज की है. याद रखिएगा, ये जो जेन फेयरफैक्स है ये एमा के एज की है एंड ये ऑर्फन है. इसके फैमिली में इसकी आंट के अलावा और कोई नहीं है. सो इट वाज कर्नल कैम्पबेल जिन्होंने जेन की एजुकेशन एंड एवरीथिंग का ध्यान रखा है. सो द आंसर विल बी कर्नल कैम्पबेल. याद रखिएगा, कर्नल कैम्पबेल. एंड एमा को लिखा था जेन ऑस्टिन ने. ठीक है, अब हम आते हैं. डैश राइट ऑफ मैन वॉज ईगरली read by people who believed in the equality and the dignity of common life. ये किसने लिखा था? राइट ऑफ मैन ये एक वर्क है. ठीक है, ये जो राइट ऑफ मैन है ये एक वर्क है. वॉज ईगरली read by people who believed in the equality and the dignity of common life. किसने लिखा था? क्या रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा था? क्या मिल्टन ने लिखा था? क्या स्वाइनबोर्न ने लिखा था? या फिर थॉमस पेन ने लिखा था? सो द आंसर इज थॉमस पेन. ये जो वर्क है राइट ऑफ मैन, इट वाज रिटन बाय थॉमस पेन and it was eagerly read by people who believed in the equality and the dignity of common life. ठीक है, तो ये थॉमस पेन होगा इसका आंसर. ठीक है, क्लियर है? ये जो वर्क है, there is a feeling of eternity in youth which makes us amend for everything whose words are these. ये जो वर्ड है, there is a feeling of eternity in youth which makes us amend for everything whose words are this. क्या चार्ल्स लैम्ब के ये वर्ड्स हैं? क्या जॉन कीट्स हैं? क्या विलियम हेजलिट है? या फिर वो एसटी कॉलरिज है? सो द आंसर विल बी विलियम हेजलिट. आंसर क्या होगा? विलियम हेजलिट. और ये कौन सा वर्क है उनका? एनी गेसेस? ये कौन सा वर्क है? सो ये वर्क है ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ यूथ. आई एम जस्ट राइटिंग द वर्क. ये जो वर्क है on the feeling of immortality of youth.
ये उनका एक वर्क है, पोएम है उनका, विलियम हेजलिट का। एंड इस पोएम्स में उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, दैट इज देयर इज अ फीलिंग ऑफ इटर्निटी इन यूथ व्हिच मेक्स अस अमेंड फॉर एवरीथिंग हुज वर्ड्स आर दिस। तो आंसर होगा विलियम हेजलिट, उनका वर्क है ये ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ यूथ। द आंसर विल बी विलियम हेजलिट। डैश इज द क्रूएलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वेस्टलैंड में क्रूएलेस्ट मंथ कौन सा है? क्या वो मई है, क्या वो अप्रैल है, क्या वो जून है, क्या वो जुलाई है? विच इज द क्रूएलेस्ट मंथ इन द वेस्टलैंड? आंसर क्या होगा? आंसर होगा अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ब्लीडिंग लिलियक्स आपने पढ़ा होगा, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्लीडिंग लिलियक्स। ठीक है, ये उनका ये लाइंस, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, ये वेस्टलैंड में है। ठीक है, सो द आंसर इज द वेस्टलैंड, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ। क्या मैं इसे कंप्लीट कर दूं? अप्रैल इज the cruelest month, breeding headaches out of the dead, out of the dead। ठीक है, सिंपल, आउट ऑफ द डेड, सिंपल लाइन्स है ये। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलियक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। यहाँ पे लैंड भी आप लोग लिख सकते हैं, सो ये वेस्टलैंड में है ये। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Who among the following has written the Lotus Eater? लोटस ईटर को किसने लिखा था? ये जो वर्क है, ये जो पोएम है लोटस ईटर, ये किसने लिखा था? क्या वो चार्ल्स लैम्प थे, क्या वो मैथ्यू आर्नल्ड थे, क्या वो अल्फ्रेड टेनिसन थे, या फिर वो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे? What will be the answer? लोटस ईटर को किसने लिखा था? So the Lotus Eater was written by Alfred Tennyson. The answer is अल्फ्रेड टेनिसन। और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1832 में। ये जो लोटस ईटर है ये 1832 में लिखा गया था बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, एंड ये नाम बता दूं कि ये 1832 में उनका एक पोएट्री का कलेक्शन था, उसमें था ये वर्क लोटस ईटर। टेनिसन की 1832 में एक पोएट्री कलेक्शन थी, मैं लिख दूं, उसमें था ये वर्क उनका लोटस ईटर, पोएट्री कलेक्शन 1832 की पोएट्री कलेक्शन थी, उसमें ये उनका पोएम था, दैट इज लोटस ईटर व्हिच वाज रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, दैट इज Yeats fantasized about his tower as a part of decay and disintegration, या फिर द सेल्टिक रिवाइवल, या फिर द आयरिश हिस्ट्री, या फिर मिथ अबाउट द अदर वर्ल्ड्स। क्या होगा इसका आंसर? द आंसर विल बी आयरिश हिस्ट्री। ये जो टावर है ये उनका वर्क है, ठीक है, द टावर, ये W.B. यीट्स का एक वर्क है द टावर। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट मेजर कलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट मेजर कलेक्शन था ये उनका, फर्स्ट major, it was the first major collection of Yeats, right? याद रखिएगा, the tower was the first major collection of Yeats as a Nobel laureate, ठीक है, as a Nobel laureate, and the tower is considered as the most influential volumes। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ये जो टावर है is considered as the most influential volume। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, considered as the most influential volumes। याद रखिएगा, it is considered as the most influential volumes। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, that is in the wasteland Eliot borrowed the famous da 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 from the dash Upanishad।
ठीक है, ये जो फेमस डा 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 है, ये इलियट ने कौन से उपनिषद से बोरो किया था? सो द आंसर इज बृहदारण्यका। ठीक है, ये जो उपनिषद था बृहदारण्यका, वेस्टलैंड में इलियट ने ये जो फेमस डा 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 है उससे बोरो किया था, दैट इज बृहदारण्यका। द आंसर विल बी बृहदारण्यका। ठीक है, तो ये जो है डा डा डा, ये क्या है बेसिकली? ये डा 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 ये किसने कहा था? थंडर सेड, द थंडर सेड में था ये फेमस डा डा डा। तो डा 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 का फुल फॉर्म क्या है? इट इज दाता। दूसरा है दया धर्मम, एंड तीसरा है दमयता। डा 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 का मतलब है डी फॉर दाता, दूसरा दयाध्ववम, एंड थर्ड है दमयता। ठीक है, इट वॉज बोरोड फ्रॉम बृहदारण्यका उपनिषद। याद रखिएगा, बृहदारण्यका उपनिषद। द आंसर विल बी बृहदारण्यका उपनिषद। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, दैट इज द वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू डैश सेक्शंस। वेस्टलैंड को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया था बाय इलियट? तो कितने सेक्शन में डिवाइड किया था? तो 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। मैं बता दूं, देखिए क्वेश्चन 2017 का जो ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली इलियट से हमने वेस्टलैंड से 2-3 क्वेश्चंस आई थिंक पूछे गए हैं, तो वेस्टलैंड को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वेस्टलैंड को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड वेस्टलैंड को 5 सेक्शंस में बांटा गया था। पहला सेक्शन क्या है? अगर आप लोगों ने वेस्टलैंड पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि वेस्टलैंड को 5 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ डेड। ठीक है, दूसरा क्या है? द गेम ऑफ चेस। ठीक है, तीसरा क्या है? द फायर सर्मन। ठीक है, फोर्थ क्या है? डेथ बाय वाटर। याद रखिएगा, डेथ बाय वाटर। एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। ये 5 सेक्शंस हैं वेस्टलैंड में बाय इलियट, दैट इज द बरियल ऑफ डेड, दूसरा है द गेम ऑफ चेस, तीसरा है द फायर सर्मन, फोर्थ है द डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। सो ये सारे जो नेम्स है आप लोगों को जस्ट रिमेम्बर करना है। एंड अगर चाह सकते हैं आप लोग तो रूम में अपने रूम में आप लोग जस्ट एक पेज पे इसे लिख करके जस्ट वॉल पे स्टिक कर सकते हैं, सो दैट कि आप लोग इसे ना भूलें। एंड इसे आप लोग जब भी याद कीजिएगा इन अ सिस्टमैटिक वे में याद कीजिएगा, बिकॉज ये इसी तरह वेस्टलैंड स्टार्ट हुआ है एंड ये सिस्टमैटिक वे में इसे बताया गया। ऐसा नहीं करना है कि हम पहला बरियल ऑफ डेड याद किए हैं एंड इजी लग रहा है डेथ बाय वाटर तो हम वो कर लिए, वैसे काम नहीं करना है। हमें बस सिस्टमैटिक वे में इसे याद करना है, दैट इज द बरियल ऑफ डेड, दूसरा है गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सर्मन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर, एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? जस्ट हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा। सो हम लोगों ने देखा द कैरेक्टर ऑफ जेकस इन एज यू लाइक इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलनकोली बिकॉज he is known as melancholy Jacques, and इन्होंने ही फेमस स्पीच बोला था, all the world's a stage and all the men and women are merrily players. So he was the one जो कि ड्यूक सीनियर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ये भी एग्जाइल करते थे, and he is one of the most important characters in As You Like It. ठीक है, आर्नल्ड का सोहराब एंड रुस्तम Ushers in Persian history. सोहराब बिन रुस्तम के बारे में मैंने क्या बताया कि it was written in 1853 and it is a narrative poem written in blank verse with strong tragic themes. उसके बाद आते हैं who brought up Jane Fairfax and looked after her education in Emma. Emma को लिखा है Jane Austen ने and it was Colonel Campbell who brought up Jane Fairfax and looked after her education in Emma.
जेन फेयरफैक्स जो है वो एमा के ही एज की रहती हैं एंड ये एक ऑर्फन रहती है। इसकी इनकी सिर्फ एक आंट के अलावा इनका और फैमिली मेंबर कोई नहीं रहता है, एंड इट वाज कर्नल कैम्पबेल हु जस्ट लुक आफ्टर हर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। राइट ऑफ मैन वॉज रिटन बाय थॉमस पेन। याद रखिएगा, राइट ऑफ मैन वॉज रिटन बाय थॉमस पेन। एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ इटर्निटी इन यूथ which makes us amend of everything. Whose words are this? ये words है विलियम हेजलिट के, उनके वर्क दैट इज ऑन द फीलिंग ऑफ इमॉर्टलिटी ऑफ यूथ। याद रखिएगा ये एक पोएम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक पोएम है बाय विलियम हेजलिट। उसके बाद आते हैं डैश इज द क्रूएलेस्ट मंथ इन अ वेस्टलैंड, तो इट वाज अप्रैल। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलियम्स आउट ऑफ द डेड लैंड। ठीक है, याद रखिएगा अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। Who among the following has written The Lotus Eater? It was written by Lord Alfred Tennyson. ये उनकी जो एक उनका वर्क था पोएट्री कलेक्शन ऑफ 1832, उसमें ये वर्क था उनका, ये जो पोएम लोटस ईटर ये उनके 1832 की पोएट्री कलेक्शंस में था। एंड Yeats fantasized about his tower, उनका एक वर्क है टावर, यहाँ पे टी आप लोग कैपिटल कर सकते हैं, as a part of Irish history. The answer will be Irish history. The Tower, it was considered as the most influential volumes and first major collection of Yeats as a Nobel laureate. याद रखिएगा ये उनके first major collection था of W.B. Yeats as a Nobel laureate. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, that is in the wasteland Eliot borrowed the famous da 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 from the dash Upanishad. It was Brihadaranyaka Upanishad and da 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 का फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ, मैंने लिखा है, it is दत्ता दयाध्ववम and दमयता। दत्ता दयाध्ववम and दमयता, याद रखिएगा। ठीक है, एंड ये कहा था, ये द थंडर सेड में उन्होंने ये जो डा 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 है, इट वाज जस्ट इन द थंडर सेड, ये जो उनका 5th वाला वॉल्यूम था, 5th सेक्शन था, ये 5th सेक्शन। एंड वेस्टलैंड इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। याद रखिएगा, पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ डेड, दूसरा है द गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर एंड फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, एंड मैं फिर से बता रही हूँ कि हमारा ये जो कोर्स है ये 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, एंड इसमें जो ऑफ है 1000 का, ये सिर्फ 21 अगस्त तक ही वैलिड है। एंड अगर आप 21 अगस्त के बाद इस कोर्स को लेते हैं देन यू हैव टू पे 3999, एंड 21 तक अगर आप इस कोर्स को लेते हैं देन यू हैव टू पे ओनली 2999। एंड हम गारंटी लेते हैं कि इस कोर्स में जिन्होंने भी इनरोलमेंट लिया है दे विल गेट श्योर सक्सेस। आई एम just guaranteeing you all. ठीक है, so that's all for today. Thank you so much for watching. Meet you in the next class.